बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में सभी 15 देश शामिल रहे। भारत की अध्यक्षता है। वहां पर कहा गया है कि दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है। हम अफगान लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम तालिबान से संयम की अपील करते हैं। भारी दिल से दुनिया देख रही है। संस्थाओं का सम्मान बरकरार रहे। हवाई अड्डे को चलते रहना चाहिए। ये बातें हैं। अभी भी यूएनएससी की ये बैठक जो है वो जारी है। और मैं अब स्वागत करना चाहता हूं विशाल चंद्र, रिसर्च फेलो MPIDSA, और स्कंद तयाल, आप पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं स्कंद तयाल जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जिस तरीके की अभी स्थिति हो रही है या चल रही है अफगानिस्तान में, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत के लिए तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि तालिबान का जब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें 90s में जब उनका राज्य था तो कांधार का पूरा मामला हुआ। उसके बाद देखिए आप 2008 में भारत के दूतावास पे कार बॉम्ब का हमला हुआ, और नाटो के जो देश जिन्होंने अपनी फौजें भेजी हुई थी उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, भारत दूतावास के ऊपर हुआ। पर यहाँ मेरा ये मानना है कि जो अफगान पश्तून है उसको भारत से कोई गिला कभी न थी और ना कभी होगी। ये तो जो राहु बैठा हुआ है पाकिस्तान, और हमें सब पता है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सब तंजीमें भी अफगानिस्तान में ऑपरेट करती हैं, और वो तालिबान की प्रोटेक्शन में करती थी पहले, अब तालिबान के साथ करती है। तो उनसे हमें बहुत खतरा है, और उनके लिए अब बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्शन हो जाएगी तालिबान डोमिनेटेड अफगानिस्तान में। क्योंकि देखिए, ये जो जीत है ये पाकिस्तान और तालिबान की जीत है अमेरिका के ऊपर, नाटो के ऊपर और पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड के ऊपर। और तालिबान इतना ओबलाइज्ड है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के जितनी ये तंजीमें हैं उनको एक डीप स्पेस मिल जाएगी अफगानिस्तान में। और इतना असला अमेरिका ने छोड़ा है, जो छोड़ के चले गए हैं अफगानिस्तान आर्मी, नेशनल आर्मी के लिए, वो सब अब तालिबान के पास आएगा और उससे फिर इन तंजीमों के पास जाएगा। तो हमारे लिए 2-3 तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं फिर कहूँगा कि हमें अफगान पश्तून से कोई ना उनसे कोई दुश्मनी है। उन अफगान हर एक भारतवर्ष को, भारतीयों को अपना मित्र समझता है, पर वहां पाकिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल होगा। और पाकिस्तान की जितनी तंजीमें जो कश्मीर में और जगह जगह ऑपरेट कर रही हैं उनको एक जगह मिलेगी, सेंचुरी मिलेगी ट्रेनिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, और वो हमारे लिए बहुत ही एक खतरनाक गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। जी, विशाल चंद्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो गुड तालिबान नाम की एक चिड़िया है जो कि हमेशा उड़ाई जाती है कि भाई अच्छा तालिबान, एक ऐसा तालिबान जो कि अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज पर बैठता है, लोगों से बातचीत करता है, चर्चा करता है, एक ऐसा अच्छा तालिबान जो कि शांति बनाने की बात करता है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति कभी आ सकती है? भारत ने भी बात करने की अभी पहल की है जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन क्या अच्छा तालिबान नाम की कोई चीज कभी हो सकती है? देखिए, 2 बहुत बड़ी चुनौतियां थी तालिबान रजीम के सामने 90 के दशक में। पहली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दूसरी वित्तीय सहायता, एक इंटरनेशनल एड एंड असिस्टेंस इन्वेस्टमेंट्स की, जो उनको उस समय नहीं मिल रही थी। मेरा मानना है कहीं ना कहीं तालिबान के जो सीनियर लीडर्स हैं जो 90 के दशक से हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये एहसास है कि अगर उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो उनको अपनी नीतियों में एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। और हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखती भी है, चाहे वो एक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो उनके अंदर एक मतभेद भी हो, क्योंकि तालिबान के अंदर अब कई गुट हैं। हम जब तालिबान की बात करते हैं तो वो एक मोनोलिथ नहीं है। अब तो दोहा शूरा जो है, मैं उसको दोहा शूरा कहूंगा, वहां पे जो तालिबान बैठे हैं वो एक मॉडरेट फेस है उनका,
वो जब रीजनल कैपिटल्स में जाते हैं या वेस्टर्न ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। लेकिन जो उनका मुख्य मेन शूरा है, रहबर शूरा, जो लीडरशिप काउंसिल है, वो क्वेटा में है और वहां पे जो उनका मिलिट्री कमीशन है उसका डोमिनेशन है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में तालिबान की एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच होगी। जो अर्बन एरियाज हैं उनके लिए अलग होगी और जो रूरल एरियाज हैं उनके लिए अलग होगी, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनकी नीतियां होंगी आने वाले समय। विशाल जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि ये लागू या अमल हो सकता है? क्योंकि ये एक बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है जो टीवी के चैनल में जबरदस्ती जा करके या यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती जा करके ये बोले कि अब से लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, या जो प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस आए, बंदूक के दम पर घुस आए। आपको लगता है वो कभी कोई सॉफ्ट फेस या मानवीय चेहरा हो सकता है ऐसी किसी संस्था का? देखिए, कहीं ना कहीं एक विरोधाभास तो दिख रहा है उनकी बातों में। कहते कुछ है, कर भी कुछ रहे हैं। लेकिन आप पिछले कुछ समय में देखें तो कुछ एरियाज में उन्होंने महिलाओं को काम भी करने दे रहे हैं अगर वो इस्लामिक वील पहन के जाते हैं, हिजाब में जाते हैं। कुछ एरियाज में बिल्कुल बंद कर दिया है उन्होंने। कुछ एरियाज में वो कह रहे हैं कि अगर महिलाएं, अगर उनके घर में पुरुष नहीं है तो अगर वो इस्लामिक हिजाब पहन के बाहर थोड़ा काम के लिए, जरूरत के काम के लिए जा सकते हैं, पर कुछ एरिया में उसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। ये निर्भर करता है तालिबान का कौन सा गुट किस क्षेत्र पे अपना उसका दबाव बना हुआ है। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें आने वाले समय में देखने होंगे, क्योंकि जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ते हैं उनमें जो अनेक ग्रुप हैं उनमें भी स्पर्धा बढ़ेगी आने वाले समय में। पर जो दोहा में बैठा है वो तालिबान का जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसको लीड करेगा, या जो मिलिट्री कमीशन बैठा है जो बहुत कंजर्वेटिव है और अभी तक उन्होंने लचीलापन नहीं दिखाया, सिवाय इसके कि उन्होंने जहां तक संभव था कुछ एरियाज में हमने देखा उन्होंने हिंसा को अवॉइड किया है। काबुल में भी कहीं ना कहीं कोशिश दिखती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पूरी नजर है इस वक्त उनके ऊपर। और ताश के पत्तों की तरह जिस तरह से प्रांत गिरे हैं या जिस तरह से उनके सूबे या उनके प्रोविंशियल गवर्नर्स ने हैंडओवर किया है, आर्म फोर्सेस की यूनिट्स ने भी हैंडओवर किया है, तो हमें एक कॉन्टेक्स्ट दिखता है। 2018 में जब तालिबान और अमेरिकियों के बीच सीधे बात होने लगी और अफगान सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, तो एक मैसेज गया आर्म फोर्सेस में और पुलिस यूनिट्स में भी। इसी का फायदा तालिबान ने उठाया और सीक्रेट पैक्ट्स की उन्होंने। ऐसे हालात में जब नेबरिंग कंट्रीज भी नहीं सपोर्ट कर रही थी अफगान गवर्नमेंट को, आप जब भी देखे वक्तव्य आता था तो पाकिस्तान की सेना की तारीफ की जाती थी कि वो काउंटर टेररिज्म मेजर्स ले रहे हैं, जबकि अफगान सेना के लिए कुछ नहीं कहा जाता था। बिल्कुल। तो ऐसे में एक बहुत ही नेगेटिव सिग्नलिंग रही है अमेरिका, कुछ रीजनल कंट्रीज की तरफ से, और एक सिस्टमैटिक वे में अफगान गवर्नमेंट को दरकिनार किया गया और इससे एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया आर्म फोर्सेस को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स थे प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल में वहां पे भी गया। तो जो साइड जीत रहा है उस तरफ लोग चले गए, और ये इसी से समझ में आता है कि क्यों आर्म फोर्सेस ने कई एरियाज में सरेंडर किया, गवर्नर्स ने भी सरेंडर किया, क्यों ये किया। और अब जो स्थिति है, अभी जैसी स्थिति बनी हुई है वहां पर अफगानिस्तान में, ये अगर और बदतर हो जाएगी तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, और भारत अपने आप को किस तरीके से तैयार करे, यही कुछ बड़े सवाल हैं आगे चल करके। स्कंद तयाल जी और विशाल चंद्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबर जारी रहेगी। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद घबराहट और अफरा तफरी का माहौल है। लोग किसी भी तरह वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तालिबान एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम है। हालत ये है कि 2 लोगों ने विमान के चक्के के ऊपर बैठकर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही विमान उड़ा वो गिर पड़े। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर टेक ऑफ के लिए बढ़ रहे एक विमान के साथ लोग दौड़ते भी नजर आए। इससे पहले विमान में चढ़ने के लिए लोगों ने रस्साकशी देखने को मिली। अफगानिस्तान में 200 से ज्यादा भारतीय भी फंसे हुए हैं।
जिसमें 100 विदेश मंत्रालय के कर्मचारी और इतने ही आईटीबीपी के जवान भी हैं। हालांकि भारत का एक C-17 विमान काबुल एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि भारतीयों को हवाई अड्डे तक लाया कैसे जाए। साथ ही एयर स्पेस बंद है।